तो लेवलिंग एपिसोड 3 आ चुका है एंड आई होप तुम लोगों ने अब तक देख लिया होगा। इस एपिसोड के अंदर से हमारी गेम वाली चीज की शुरुआत हुई है, वैसे ही हर चीज की शुरुआत होती है और आज हम सोलो लेवलिंग की शुरुआत को जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर सोलो लेवलिंग के स्पॉयलर्स हैं। यू हैव बीन वार्न्ड। हाँ, 15 तारीख वाली स्टोरी पे सबसे ज्यादा वोट्स तो स्टोरी पे आए हैं, बट अभी गॉड्स वाली वीडियो एंजॉय करो, स्टोरी भी आ जाएगी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सोलो लेवलिंग की स्टोरी है कि हाउ जिनवू जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कैसे बनता है, सो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि सोलो लेवलिंग की शुरुआत होती है तब से जब से इस दुनिया के अंदर बस लाइट थी और डार्कनेस और एक एंटिटी, ये एब्सोल्यूट बीइंग, ये गॉड है, द ट्रू गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग। यही वो एंटिटी जिसकी वजह से सोलो लेवलिंग की शुरुआत हुई। एब्सोल्यूट बीइंग मोस्ट पावरफुल, नॉट वन ऑफ द मोस्ट बट मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल है जो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ही कैन क्रिएट लाइफ फ्रॉम नथिंग। सो बात है बहुत पुरानी, दुनिया में बस लाइट थी, डार्कनेस और ये भाई साहब जो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। अब करने को कुछ है नहीं, तो इन भाई साहब ने डिसाइड करा चलो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्रिएट करता हूं मैं। इसने लाइट के थ्रू कुछ एंटिटीज बनाई और उनको नाम दिया रूलर्स, और सेम इसने डार्कनेस के थ्रू कुछ एंटिटीज बनाई और उनको नाम दिया मोनाच। और इन दोनों पार्टीज को कुछ ऑर्डर दिया गया। जो रूलर्स हैं जो लाइट से बने उनको ऑर्डर दिया गया कि जाओ दुनिया को प्रोटेक्ट करो, और जो मोनाच है जो डार्कनेस से बने उनको ऑर्डर दिया गया जाओ दुनिया तबाह करो, एक बचाएगा एक मारेगा। अब ये सब करते करते दो पार्टी के बीच में भसड़ शुरू हो गई और ऐसे ही रूलर्स और मोनार्क्स की वॉर शुरू हो गई। रूलर्स ने मोनार्क्स को पहले ताकि वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना करे, और मोनार्क्स ने रिटेलिएट करा, मतलब फाइट बैक करा। अब दोनों साइड काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर्स थे। सो ये वॉर बहुत टाइम तक चली। तो एक दिन एक रूलर इस एंडलेस बैटल से तंग आ गया और वो गया एब्सोल्यूट बीइंग के पास। उसने बोला हम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके फेथफुल सर्वेंट्स हैं। एब्सोल्यूट बीइंग को बोला। आगे उसने बोला कि हम सच्चाई के लिए युद्ध कर रहे हैं, बट हमारा भी लॉस हो रहा है इसके अंदर, हमारे बहुत सोल्जर्स मर रहे हैं। क्या आपको वो लोग नहीं दिख रहे जो सच्चाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? रूलर एंड में बोलता कि आप हमारी हेल्प करो, हमको थोड़ी और पावर चाहिए दुश्मनों को मारने के लिए, मतलब मोनार्क्स को मारने के लिए। आप हमको थोड़ी और पावर दे दो और हम दुश्मनों का सर आपके आगे रख देंगे। दैट वाज अ ग्रेट स्पीच, इसके लिए तालियां। और एब्सोल्यूट बीइंग बोला कुछ भी नहीं। हाँ, वो शांत रहा, उसका मुंह तक नहीं खुला। और इस पॉइंट पे हमारे रूलर जो दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहां मर रहे हैं वॉर में, वो समझ गए कि हमारे रियल एनिमी मोनार्क्स नहीं बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग है। क्योंकि उसने हम रूलर्स और मोनार्क्स को दुनिया प्रोटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया। बस उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहे मारे, वो अपने मजे में भाई, उसका हो रहा है मस्त एंटरटेनमेंट। ये लोग ये समझ गए कि एब्सोल्यूट बीइंग तो चाहता भी नहीं कि वॉर खत्म हो, वो तो एंटरटेन हो रहा है इस वॉर से। अब देखो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 के अंदर जो डंजन में गया था हमारा जिनवू, उसके अंदर जो कुछ रूल्स थे ना, वो सेम रूल्स यहाँ भी फॉलो होते हैं। पहला वर्शिप द एब्सोल्यूट बीइंग, मतलब वो गॉड। दूसरा प्रेज द एब्सोल्यूट बीइंग, और तीसरा प्रूव योर डिवोट टू एब्सोल्यूट बीइंग। और जो कोई भी ये तीन चीजें नहीं करेगा वो मारा जाएगा। बट रूलर सोचते हैं अबे साले हम तो करके भी मर रहे हैं उधर, तो हम इसे फॉलो करें या ना करें, स्टिल मरना तो है, तो ये क्या लॉजिक हुआ भाई? और तब वो समझ जाते हैं कि ये वॉर एक्चुअली में कभी खत्म होगी ही नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं होगी जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है। नाउ मे बी तुम सोचो कि रूलर जाएंगे मोनार्क्स के पास, उनको बताएंगे भाई ये सारा प्लान है, हम दोनों साथ मिल जाते हैं और जाके एब्सोल्यूट बीइंग को पेलते हैं। ना ना ना, ऐसा होने नहीं वाला कभी। अगर ऐसा हो भी जाता तो भी उसके बाद वॉर ही होती, बिकॉज मोनार्क्स बनाए ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए हैं और रूलर्स उनको रोकते, कर लो एक और वॉर। तो रूलर्स ने ये डिसाइड करा कि वो मैटर को अपने हाथों में लेंगे, वो जाएंगे एब्सोल्यूट बीइंग को मार देंगे, उसकी सारी पावर खुद में ले लेंगे, मतलब उसकी पावर को यूज करेंगे और जो मोनार्क्स हैं उनको हरा देंगे। और हर एक रूलर ने इस बात पे एग्री करा, बिकॉज उस टाइम उन सबको ये लगा कि यही सही मेथड है वॉर को एंड करने का। और अगर ऐसा नहीं करा तो जो थ्रोन पे बंदा बैठा है उसके बस एंटरटेनमेंट के लिए एंडलेस वॉर सालों साल चलती ही रहेगी। सब ठीक था, बट 8 में से एक रूलर इनकी बात पे एग्री नहीं करता। वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, जिसने मोनार्क्स वर्सेस रूलर्स की वॉर में रूलर्स को लीड भी किया होता है, और उसका नाम होता है एशबॉर्न। एशबॉर्न अपने क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो था एकदम लॉयल, तो वो इन 7 रूलर्स के अगेंस्ट चला जाता है। तो अब होता है 1 रूलर वर्सेस 7 रूलर्स। देखो एशबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, बट उसके सामने 7 बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। वो एशबॉर्न को ओवरपावर कर देते हैं और उसको ऑलमोस्ट मरते सिचुएशन के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। वो सारे के सारे 7 रूलर पहुंचते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के पास और उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, मर गया एब्सोल्यूट बीइंग, 7 रूलर से मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया। तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा हो, हाउ इन द वर्ल्ड एब्सोल्यूट बीइंग कैसे मर गया? वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट था भाई। तुम्हें किसी ने टर्मिनेटर देखी है? रोबोट्स ह्यूमंस नहीं बनाए हैं, बट अभी के टाइम पे वो ह्यूमंस को बहुत सारी फील्ड के अंदर हरा रहे हैं। तुम कंप्यूटर ही मान लो, यू कांट कैलकुलेट दिस इन अ सेकंड बट अ कंप्यूटर कैन। सो आई गेस नाउ यू नो एब्सोल्यूट बीइंग कैसे मरा। प्लस एक और रीजन है, और वो रीजन ये है कि एब्सोल्यूट बीइंग लड़ ही नहीं सकता था। लाइक ही कैन क्रिएट समथिंग जो उसको डिफेंड करे या बचा ले, बट ही कैन नॉट फाइट। अब रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया और वो खुद को नए गॉड बुलाने लग गए, और उनको याद आया अरे हमें वॉर भी तो खत्म करनी है एक। सो उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए कुछ टूल्स को यूज करा, पावर हुआ और मोनार्क्स की मारी। एक मोनार्क द गॉड ऑफ जायंट उसको जिंदा पकड़ लिया। अब इस पॉइंट पे रूलर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और मोनार्क्स बहुत वीक हो चुके थे। मोनार्क्स खत्म ही होने वाले थे, बट तभी कुछ ऐसा हुआ कि मोनार्क्स और रूलर्स की पावर लेवल इक्वल होगी वापस, और ये किया हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ने। वही एक रूलर जो अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के अगेंस्ट था, जिसको 7 रूलर ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन के अंदर छोड़ के चले गए थे। देखो हुआ ये था कि जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसको अपने अंदर एक पावर फील होती है और वो समझ आता है कि ये पावर एब्सोल्यूट बीइंग ने
ने उसके अंदर छुपा रखी थी, क्योंकि वो सबसे लॉयल सर्वेंट था एब्सोल्यूट बीइंग का। और ये पावर होती है अराइज। जब भी ऐश बॉर्न ये लॉयल रूलर बोलेगा अराइज, तो उसके आसपास जो भी मरे होंगे, मतलब डेड बॉडी पड़ी होंगी, वो वापस जिंदा हो जाएंगी और उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन जाएगी। और देखो युद्ध के अंदर दोनों साइड के लोग मरते हैं और ऐश बॉर्न दोनों साइड के वॉरियर्स को जिंदा करता है और अपने आर्मी में ले लेता है। उसे रियलाइज होता है कि काफी स्ट्रांग हो चुका है, अब वो अपने एब्सोल्यूट बीइंग को बचा सकता है। पर जब तक वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि एब्सोल्यूट बीइंग को ऑलरेडी रूलर्स ने मार दिया है। साथ में उसे पता लगता है कि रूलर्स ने मोनार्क्स को भी पेल दिया ऑलमोस्ट, वो काफी वीक है इस टाइम। तो ऐश बॉर्न जाता है मोनार्क्स के पास, उनसे मिलाता है हाथ और तब जाके मोनार्क्स वापस इक्वल हो पाते हैं रूलर्स के। बट अब हमारा ऐश बॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर या ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं रहा, वो एक मोनार्क बन गया। वो बन जाता है द किंग ऑफ डेड, द मोनार्क ऑफ शैडो। और फिर वापस से वो सालों चलती हुई वॉर फिर शुरू हो जाती है। बट इस बार मोनार्क्स रूलर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ ऐश बॉर्न। बिकॉज वॉर के अंदर कोई भी मरे, चाहे उनकी साइड का चाहे रूलर्स की साइड का, ऐश बॉर्न बोलेगा अराइज और सब के सब उसकी आर्मी के अंदर। और ऐसे चलता रहता है और टाइम के साथ साथ ऐश बॉर्न की आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बन जाती है। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कि उससे इस टाइम रूलर्स ही नहीं बल्कि मोनार्क्स तक डरना शुरू कर देते हैं। मोनार्क्स और हैप्पी कि हम जीत रहे हैं, बट वो ये भी सोचते थे कि अगर ये बंदा हमारे अगेंस्ट हो गया हमारे तो अलग जाएंगे भाई। वैसे ये पार्टी बदल के आया है। सो दो मोनार्क राकन द किंग ऑफ बीस्ट और बारन किंग ऑफ डीमन हाथ मिलाते हैं और सोचते हैं हम बैक स्टैप कर देंगे हमारे ऐश बॉर्न को। और ये दो मोनार्क्स ही ऐश बॉर्न के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। बट कोई फायदा नहीं होता बिकॉज ऐश बॉर्न इस टाइम तक अलग ही लेवल पे है। ऐश बॉर्न इन दोनों को पेल देता है, बट इस वॉर का आफ्टर मैथ थोड़ा उसके लिए भारी होता है बिकॉज इस वॉर के अंदर उसकी आर्मी को काफी डैमेज होता है। साथ में इस वॉर के अंदर हमारा किंग ऑफ बीस्ट तो भाग गया, बट किंग ऑफ डीमंस को हमारा ऐश बॉर्न पकड़ लेता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो डेड। और तभी इस बैटलफील्ड के अंदर एंट्री होती है रूलर्स की। और ऐश बॉर्न को लगता है चलो एक और वॉर का टाइम हो चुका है। बट रूलर्स वहां पे आए हैं ऐश बॉर्न से माफी मांगने। वो ऐश बॉर्न को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं वॉर खत्म कर दो। बट ऐश बॉर्न के अंदर तो उनके अगेंस्ट रिवेंज भरा हुआ है। वो मना कर देता है और यही बोलता है कि अगर तुम चाहते हो ये वॉर खत्म हो तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तब भी रूलर ऐश बॉर्न की रिस्पेक्ट ही करते हैं और उसको सॉरी बोलते हैं बस। देखो इस पॉइंट पे ऐश बॉर्न को पता था कि अगर रूलर चाहते तो वो ऐश बॉर्न को खत्म कर सकते हैं इंस्टेंटली, बट वो नहीं करते। वो ऐश बॉर्न से माफी मांगते हैं और माफी मांगते मांगते चले जाते हैं यहाँ से। और ऐश बॉर्न को थोड़ा रियलाइज होता है और वो समझ आता है कि ठीक है मैं अब वॉर नहीं करूंगा, बट जिन दो मोनार्क्स ने मेरे को धोखा दिया था मैं उनकी जरूर मारूंगा। एक को ऐश बॉर्न ने मार देता बट एक भाग गया था। यहाँ पे ऐश बॉर्न अपनी बॉडी थोड़ा रेस्ट देता है, मतलब वॉर नहीं करता कुछ टाइम तक, थोड़ी बॉडी हील हो जाए उसकी। अब कुछ टाइम बाद हमारा ऐश बॉर्न रिकवर हो जाता है, अपनी आर्मी को लेके आता है उन दो मोनार्क्स की मारने। बट उसे पता लगता है कि इस टाइम रूलर्स ने ऑलमोस्ट बहुत सारे मोनार्क्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया। उनको इतना कूटा कि वो डायमेंशन ही चेंज कर कहीं और भाग गए। ऐश बॉर्न उनको फॉलो करता है, उसी डायमेंशन में आता है और उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क से मिलता है जो है किंग ऑफ ड्रैगन, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसको पता है ऐश बॉर्न यहाँ पे क्यों आया, बट वो ऐश बॉर्न से नहीं लड़ता। उसे बोलता है हम साथ मिलकर काम करेंगे ना। वो ऐश बॉर्न से क्यों नहीं लड़ा? पहली बात ऐश बॉर्न वे टू स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात रूलर्स ने जस्ट कुछ टाइम पहले ही इन मोनार्क्स की मारी है, सो वो वैसे काफी वीक है ना। इफ यू डोंट रिमेंबर, जो मोनार्क्स हैं उनका जिंदा रहने का बस एक ही पर्पस है, वो है डिस्ट्रक्शन। तो वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं और इस बार उनका टारगेट है हमारा अर्थ। हाँ, तभी ये एब्सोल्यूट बीइंग, ये रूलर्स, मोनार्क्स, ऐश बॉर्न, इन सब के बीच में ह्यूमंस आए हैं। बट देखो मोनार्क्स के सामने ह्यूमंस तो टिकने नहीं वाले बिकॉज उस टाइम सब नॉर्मल ह्यूमन थे, कोई ऐसा हंटर वगैरह नहीं था। और मोनार्क्स अटैक करने वाले ह्यूमन वर्ल्ड में, ये पता लगता है रूलर्स को। सो अपनी आर्मी भेजते हैं। अब अर्थ पे बैटल होती है इनकी। अब देखो बैटल रिजल्ट कुछ भी आए पर ह्यूमंस तो मर जाते हैं सारे के सारे। बट फिर जो रूलर्स हैं वो एब्सोल्यूट बीइंग के एक बनाए हुए क्रिएशन को यूज करते हैं। वो एक टूल को यूज करते हैं जो था द कप ऑफ री इनकार्नेशन। रूलर्स इस टूल को यूज करते हैं और ये टूल टाइम को रिवाइंड कर देता है 10 साल पहले। रूलर्स सोचते हैं इस बार मोनार्क्स को हरा देंगे, ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे, फिर वॉर होती है, ह्यूमैनिटी फिर मर जाती है। रूलर्स इस टूल को फिर से यूज करते हैं। अब चाहे रूलर्स जीत रहे हो चाहे मोनार्क्स जीत रहे हो, पर रिजल्ट सेम ही आ रहा है, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है। और रूलर्स का काम है दुनिया को प्रोटेक्ट करना। अब रूलर्स बार बार इस टूल को यूज करते हैं पर रिजल्ट सेम ही आ रहा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टूल है ये कुछ लिमिटेड टाइम ही यूज हो सकता है बस। तो रूलर्स एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान ये होता है कि वो ह्यूमंस को ही माना से फेमिलियर करा देंगे ताकि जब वॉर हो तब वो कुछ ह्यूमंस को बचा लें, उस वॉर के अंदर मोनार्क्स को हरा दें और वो जो बचे हुए ह्यूमंस हैं वापस सिविलाइजेशन को शुरू कर सके। तो ये रूलर्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर गेट्स को ओपन करते हैं, जो डंजन है जिनके अंदर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, जो हम एपिसोड में बताया गया था और बोला गया था एग्जैक्टली 10 साल पहले ऐसे कुछ गेट्स खुलना शुरू हुए थे जो रूलर्स नहीं करे। और अब तुम समझ गए उन्होंने ऐसा क्यों करा था। साथ में जो रूलर्स हैं वो कुछ ह्यूमंस को सिलेक्ट करते हैं एज अ वेसल ताकि उनके अंदर बॉर्न हो और मोनार्क्स को हरा पाए। और सेम ऐसा हमारा ऐश बॉर्न भी करता है, बट उसको कोई वेसल मिलती ही नहीं बिकॉज ही इज वे टू स्ट्रॉन्ग। बट एक एंटिटी है जिसका नाम है आर्किटेक्ट, जो तुमने एपिसोड 1 में देखा था, वो स्टैचू, वो हेल्प करता है ऐश बॉर्न की उसके लिए परफेक्ट वेसल ढूंढने के लिए। और ऐश बॉर्न ने बोला होता है मुझे कोई ऐसी वेसल चाहिए जिसने डेथ को बहुत बार फेस करा हो, मतलब कोई ऐसा जो बहुत बार मरने की सिचुएशन के अंदर रहा हो। और वो इंसान होता है हमारा जिन्वू। और वो जो गेम वाले सीजन में जो जिन्वू फॉलो करेगा और अपना लेवल अप करेगा, मतलब पावरफुल बनेगा, वो आर्किटेक्ट ने ही बनाया होता है ताकि वो जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाए इतना कि वो ऐश बॉर्न का परफेक्ट वेसल बने और उसकी पावर्स को अटेन कर पाए।
पाए। सो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सोलो लेवलिंग। आई होप तुमको सब कुछ समझ आ गया कि शुरू कैसे हुआ, बट आगे क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, हमारा जिन्वू कैसे पावर अप करेगा, वो सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, काफी जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जिन्वू लेवल 1 से लेके अपना हाईएस्ट लेवल, मतलब जो मैक्सिमम लेवल है उसका, वहां तक वो कैसे पहुंचा। बट हाँ, अभी के लिए वीडियो इतनी थी होमीज। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। कल आने वाले वीडियो ऑन बोरुतो चैप्टर 6 ऑफिशियली आ चुका है, उसका ब्रेक डाउन करेंगे सही से हम, और वेडनेसडे को जुजुत्सु काइसेन करेंगे, पार्ट 3 आने वाला है। तो होमीज ये वीडियो इतनी थी, हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। बाय बाय। वक्कू वक्कू।